आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा छठी विषय हिंदी का मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 संपन्न हो चुका है। आपने यह पेपर किस तरह दिया, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप यह चेक कर सकते हैं। आइए इस पूरे प्रश्न पत्र पर एक नज़र डालते हैं और पूरे प्रश्न पत्र के उत्तरों पर चर्चा करते हुए यह वीडियो आरंभ करते हैं। इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड का और खंड खा। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने हैं और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं होता है। ये पूरा पेपर 60 अंक का है और 2.5 घंटे का ये पेपर है। आइए खंड का को समझते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ये 4 नंबर का गद्यांश है, यानी 2 प्रश्न 2-2 नंबर के। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कौन से कबूतरों का इस्तेमाल? हुमर कबूतरों का इस्तेमाल। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है। तो कबूतरों का जीवन काल कितना होता है? 20 से 15 साल के ये कबूतर होते हैं और 8-10 सालों तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। तो यह तो था गद्यांश। आइए इस पर आधारित 2 प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला है, कबूतर बहुत ही उपयोगी कब साबित हुए हैं? आपने गद्यांश में पढ़ा, उत्तर था का कानून व्यवस्था और संकट पर ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, कि कबूतरों का जीवन होता है तो इनका जीवन काल कितना होता है? 15 से 20 साल होता है। उत्तर होगा ख, 15 से 20 साल। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखना है। यह एक कविता दी हुई है कि चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। इस कविता की लाइन को समझते हैं। यह अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक है उससे लिया गया है। यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, यानी 5वीं कक्षा में भी यह आपने पढ़ा था कि चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। जो राजा के संतरी थे, सेवक थे, वो एक मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने निकल जाते हैं। तो मिला चेला खाता था हलवा दनादन। तो वहाँ पर एक चेला मिलता है जो हलवा लगातार खा रहा है और हलवा खा खा के उसकी गर्दन और वो खुद मोटा हो गया है। कहा संतरी ने चले आप फौरन। संतरी ने कहा कि आप तुरंत यहाँ से चलें, महाराज ने आपको न्योता इसी क्षण भेजा है। तो जो चेला है उसका जो मन है वो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आज तो जो राजा ने मुझे न्योता दिया है उस न्योते का आज भरपूर आनंद मैं अकेला ही लूँगा। मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला। तो जैसे ही वो महाराज के यहाँ आता है तो उसने एक बहुत ही झमेला देखता है कि वहाँ तो जुड़ा था अजब मेला। एक अजब तरीके का एक मेला जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठी थी। आइए प्रश्न पढ़ते हैं कि कविता में चेला किससे मिलने चला था? उत्तर होगा महाराज से, क्योंकि महाराज ने न्योता दिया था तो महाराज से मिलने चला है।
दूसरा था कविता में संतरी किसे ढूंढने चले थे, मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को, यानी कि मोटे व्यक्ति को। उत्तर होगा घ, मोटे व्यक्ति को। आइए प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब व्याकरण के प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से रात का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको कि रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दिवा, सूरज, रवि, सूरज, ये सूरज के पर्यायवाची हैं। दिवा दिन को कहते हैं और दिवाकर दिन करने वाला सूरज को कहते हैं। तो इसमें जो पर्यायवाची है रात का वो क्या होगा, रात्रि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के आपने पढ़े थे कि मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। रामू गरीब बालक है, इस वाक्य में गरीब शब्द कौन सा है। गरीब यहाँ पर एक रामू की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, गरीब है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। अच्छा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। अच्छा यहाँ पर विशेषण है और अच्छा शब्द की भाववाचक संज्ञा बनानी है तो अच्छाई, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4 नीचे दिए गए पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपका गद्यांश है जो आपके पढ़े हुए पाठों से आया है। आइए पहचानते हैं कि यह किस पाठ से आया है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। आपकी समझ में आ गया होगा कि यह बचपन पाठ से हैं, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया पाठ है। तो मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा था कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था। तो डॉक्टर साहिबा ने क्या आश्वासन दिया था कि चश्मा आपकी क्या होगी, ऐनक उतर जाएगी। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। तो ये किसने कहा है कि मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ, ये लेखिका ने कहा था। ठीक है कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो लेखिका को चश्मा क्यों लग गया था, क्योंकि वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ा करती थी। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये गद्यांश कि बचपन पाठ में लेखिका किसके बचपन के बारे में बात कर रही है, खुद के बचपन के बारे में, यानी अपने बचपन के बारे में, जीवन में जो घटित हुआ अपने बचपन में जो उसके बारे में बता रही है। चश्मे का नंबर कम होने के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ, किसने कहा है, ये तो लेखिका ने कहा है। डॉक्टर साहिबा ने क्या आश्वासन दिया था, बताइए। उत्तर होगा, ऑप्शन देकर के आप उत्तर दे सकते हो और वैसे भी आप उत्तर इसका बता सकते हो कि ऐनक उतरने का आश्वासन दिया था। लेखिका को चश्मा लगने का क्या कारण था। लेखिका रात में पढ़ती थी, दिन की रोशनी को छोड़कर टेबल लैंप के सामने रात में पढ़ती थी। प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यह आपने पढ़ा कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे बाजरे के दाने, जुंडी का मतलब जौ और बाजरे के दाने, रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया है और उसके पंख कैसे हैं, नीले पंखों वाली है। और चिड़िया को किससे प्यार है, कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रश्न है पहला कि छोटी चिड़िया को खाने में क्या पसंद है। देखो यहाँ अनार के दाने के बारे में बात नहीं हो रही है, सरसों के दाने के बारे में बात नहीं है, पेड़ों के फल के बारे में कविता में कोई बात नहीं आई है, बाजरे के दाने, जुंडी के दाने,
के बारे में बात हुई है, तो विकल्प का उत्तर इसका सही है, तो होगा क, बाजरे के दाने। आप इस तरह से उत्तर निकालना सीखें। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2, नीले पंखों वाली मैं, नीले शब्द क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो नीले यहाँ पर पंख की विशेषता बता रहा है, तो नीले यहाँ पर क्या है? विशेषण होगा। छोटी चिड़िया को सर्वाधिक किससे प्रेम है? यहाँ पर आपने इसमें कविता पढ़ी कि मुझे अन्य से बहुत प्यार है, तो उत्तर होगा कि छोटी चिड़िया को अन्य से अधिक प्रेम है। जुंडी शब्द का अर्थ क्या है? देखो यहाँ पे आपने कविता पढ़ी तो उसमें चना भी अर्थ नहीं आया, धान भी नहीं आया, अर्थ भी नहीं, अरहर भी नहीं आया है। उत्तर क्या आएगा? बाजरा। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता। पाठ में यह कथन किसने कहा है? यह कथन लेखिका ने कहा है। लेखिका कृष्णा सोबती हैं, उसी ने कहा था कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। दूसरा प्रश्न है इसमें कि नादान दोस्त पाठ किसने लिखा? आपने पढ़ा कि नादान दोस्त पाठ जो है यह एक कहानी है और प्रेमचंद ने लिखी थी, तो उत्तर होगा ग, प्रेमचंद। प्रश्न 7, पठित कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कंठ खोलने का अर्थ है मीठा गाना। उत्तर ग, मीठा गाना। दूसरा प्रश्न, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? हवा और जल से भी नहीं आया कविता में, आग और पेड़ से भी कविता में नहीं आया है, फूल और फल से भी कविता में नहीं आया है। इसका सही उत्तर होगा अन्न और नदी से। अब है खंड ख, वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 8, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कि भारत बहुत बड़ा देश है। इस वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी भारत। उत्तर है भारत। महिला शब्द का बहुवचन शब्द लिखिए। इसका उत्तर होगा महिलाएं। महिला एक वचन है, इसका बहुवचन होता है महिलाएं। तीसरा, हमें कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द है हमें। चौथा, कि लड़कियों ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी थी। वाक्य से विशेषण शब्द को छांटना है। ऐसा शब्द जो विशेषता बता रहा हो। फ्रॉक की विशेषता है गुलाबी, ठीक है, तो उत्तर होगा गुलाबी। यहाँ पर विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। नदी से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? नदी से प्यार करने वाली चिड़िया गर्वीली है। यहाँ पर ध्यान रखना कि कविता में 3 पद्य दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे पद में बताया गया है कि नदी से प्यार करने वाली चिड़िया गर्वीली है। दूसरा, दरिया किस से मिलकर बनता है? एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया। ठीक है, कतरा यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें से क्या मिलकर बनता है? दरिया। दरिया का अर्थ होता है समुद्र। तीसरा, कविता में चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले रंग के हैं। तो कविता में चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। आपको भी उत्तर इसी तरीके से लिखने हैं। तो आप यह पूरा प्रश्न पत्र अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चौथा है, व्यक्ति को किससे नहीं डरना चाहिए? साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। बचपन में लेखिका को खुद कौन सा काम करना पड़ता था? आपने बचपन पाठ पढ़ा, उसमें पढ़ा
कि बचपन में लेखिका को खुद मोजे धोने और जूते पॉलिश करने पड़ते थे। दूसरा, कि चिड़िया के लिए पुरानी धोती का टुकड़ा क्यों रखा। केशव और श्यामा ने चिड़िया के लिए पुरानी धोती का टुकड़ा इसलिए रखा क्योंकि अंडे तिनकों पर रखे थे और यह ही सोचकर उन्होंने पुरानी धोती का एक छोटा सा टुकड़ा चिथड़ा रखा। श्यामा ने केशव की कौन सी बात माँ को नहीं बताई। श्यामा ने केशव की अंडे छूने वाली बात माँ को नहीं बताई। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सी बात नहीं बताई कि केशव ने अंडे छू लिए थे। चौथा प्रश्न, कि लेखिका लंबी सैर पर जाते समय क्या साथ ले जाती थी। रुई साथ ले जाती थी, कहीं पैरों में छाले न पड़ जाएं जूतों की वजह से, तो इसलिए साथ में रुई रख लिया करती थी। 11वां प्रश्न, कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर किन्हीं 4 के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिख देना है। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही करने थे। पहला, केशव और श्यामा ने दोपहर होने का समय अंडे देखने के लिए क्यों चुना। क्योंकि दोपहर के समय माँ सो जाती थी। दूसरा, माँ ने केशव और श्यामा को क्यों डांटा। क्योंकि माँ के मना करने पर भी बच्चे दोपहर को बाहर निकले थे, इसी कारण से माँ ने केशव और श्यामा को डांटा था। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। उत्तर, लेखिका इतवार के दिन सुबह सुबह अपने मोजे धोती और अपने जूतों को पॉलिश से चमकाती थी। यह उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए थे। बच्चों ने यानी केशव और श्यामा ने अनुमान लगाए कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, घोंसला कैसा होगा आदि। यह सब उन्होंने अनुमान लगाए थे। अगला प्रश्न है कि लेखिका को बचपन में कौन कौन सी चीज़ें खानी पसंद थी। आपने बचपन पाठ पढ़ा, उसमें लेखिका बताती हैं कि लेखिका को बचपन में कसमल, रसभरी, अनारदाने का चूर्ण, चना जोर गरम आदि खाने का शौक था। प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर किन्हीं 3 के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से केवल आपको 3 ही पेपर में करने थे। पहला, कि साथी हाथ बढ़ाना कविता में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है। क्योंकि ये ताकत और मेहनत का पर्याय है, इसलिए सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। ये लोहे की तरह मजबूत हैं और हमें ताकत और मेहनत के बारे में बताते हैं। दूसरा, चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है। कविता आपने पढ़ी, उसमें कि चिड़िया को गर्वीली उसके स्वयं पर गर्व करने के कारण कहा गया है और वह कैसी है, साहसी है। चिड़िया कैसे और किसकी खातिर गाती है। चिड़िया रस उंडेलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर गा लेती है। कवि ने लेख की रेखा किसे और क्यों कहा है। उत्तर होगा, कवि ने लेख की रेखा मेहनत को कहा है। मेहनत के बल पर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, इसलिए कवि ने लेख की रेखा मेहनत को कहा है। प्रश्न नंबर 13, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। आपको इन तीनों में से ग्रीष्म ऋतु, मेरा प्रिय विषय, स्वतंत्रता दिवस, इन तीनों में से एक पर एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद कैसे लिखे जाते हैं ये आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, आप कक्षा 6ठी में पढ़ते हैं, आपको विद्यालय से छुट्टी लेनी है। इसकी सूचना देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यह एक औपचारिक पत्र है। सबसे पहले आपको पत्र की पहचान करनी होती है कि ये कौन सा पत्र है। ये सबसे पहले औपचारिक पत्र है, अथवा
अनुशासन और मेहनत का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यह अनौपचारिक पत्र है। पत्र कैसे लिखे जाते हैं यह भी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आशा है आपको यह पूरा पेपर समझ में आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पूरे प्रश्न पत्र को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।